हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद अजय में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? अध्याय नंबर 5 सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 5 लोकतंत्र, जिसका नाम क्या है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के भाग 5 को स्टार्ट करेंगे आज हम, है ना। इससे पूर्व हमने लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की विशेषताएं और लोकतंत्र के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया है। ठीक है, विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ा है हमने। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं उससे आगे के भाग को। ठीक है, तो उससे पूर्व मैं आपके समक्ष लोकतंत्र जो अध्याय है उसकी विषय वस्तु रखना चाहूंगा कि लोकतंत्र जो पूर्ण अध्याय है, जो पूरा अध्याय है, वो किन किन बिंदुओं से मिलकर बना है। ठीक है, अगर हमने लोकतंत्र की विषय वस्तु को समझ लिया तो हमारे जो आगामी जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके अंदर जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम सफलतापूर्वक कर आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर आएंगे। तो यहाँ पर लोकतंत्र की विषय वस्तु को देखेंगे हम। ठीक है, कि लोकतंत्र में हमें किन किन बिंदुओं को पढ़ना है। जैसे वर्ष 2021 में हमें निम्नलिखित जो अभी मैं विषय वस्तु बताने वाला हूं उसी का ही अध्ययन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं अपन को पढ़ना है। तो देखिए, विषय वस्तु में मुख्यतः 4 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक हैं जिनका अध्ययन हमें करना है और जिनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कहां पर? किसमें? बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सर्वप्रथम पहला जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र का अर्थ। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ, जिसमें हमें क्या मिलेगा? लोकतंत्र का मतलब जानने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी ये जो शब्द है कहां से मिला है, लोकतंत्र का मतलब होता क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, ये जानने को मिलेगा हमें लोकतंत्र के अर्थ में। ठीक है, जो कि हमने कंप्लीट भी कर रखा है। यदि इससे पहले के आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देखें। फिर दूसरा टॉपिक है लोकतंत्र की विशेषता। क्या है? लोकतंत्र की विशेषता। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको 4 विशेषताएं बताई थी लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र की क्या विशेषता है। इस बार उन 4 में से कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। वैसे मैं चारों के चारों आपको लोकतंत्र की विशेषताएं बता देता हूं। लोकतंत्र की पहली जो विशेषता है वो है जनता का शासन, है ना। इसमें किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है। ये सबसे पहली विशेषता है। इसमें किसी मंत्री का शासन नहीं होता, इसमें किसी राजा का शासन नहीं होता, ये इसमें किसी साम्यवादी या समाजवादी किसी का शासन नहीं होता। इसमें किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है। यह लोकतंत्र की पहली विशेषता थी जो मैंने आपको बताया था। फिर दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन। इसमें किसी राजा द्वारा शासन बनाया नहीं जाता है। शासन यानी सरकार बनाई नहीं जाती है। सरकार मतलब क्या होता है? नियम, कानून, है ना, और लॉज, आर्ट्स, ये सब जो होते हैं, एक्ट, बिल, ये जितने भी होते हैं, ये किसी राजा द्वारा बनाए नहीं जाते। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जनता द्वारा बनाए जाते हैं। जो जनता चाहती है उसके द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये होता है लोकतंत्र का, लोकतंत्र द्वारा निर्मित शासन। तो यह दूसरी विशेषता है किसकी? लोकतंत्र की विशेषता है। तीसरी जो विशेषता है वह है लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। मतलब लोकतंत्र एक सोर्स है जिसका उपयोग करके हम जनता का क्या कर सकते हैं? भला कर सकते हैं। जो राष्ट्र है उसका निर्माण कर सकते हैं, उसको एक सफलता के नए आयामों तक पहुंचा सकते हैं, एक नए स्तर तक पहुंचा सकते हैं। ये एक साधन है लेकिन ये एक साध्य नहीं है। इस बात को मैंने बहुत गहराई से समझाया था पिछले वाले वीडियोस में। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके उन वीडियोस को जरूर देखें। फिर चौथी जो विशेषता है वो थी जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी है ये शासन। मतलब जो लोकतंत्र है वो जो नियम बनाता है, कानून बनाता है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जनता जो चाहती है, जनता की जो आवश्यकता है, जनता की जो इच्छाएं हैं, उनके अनुकूल, है ना, उनके अनुकूल नियम और कानून बनते हैं। इसलिए इसे जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया गया है। क्लियर है?
फिर पांचवी जो विशेषता है लोकतंत्र की वो है लोकतंत्र विकासशील शासन है, विकसित शासन नहीं है। लोकतंत्र विकासशील शासन है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि इसमें समय समय पर विकसित होता जाता है, ये इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जाता है, इसलिए इसे विकासशील डेवलपिंग क्या कहा गया है, गवर्नमेंट कहा गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर 5 विशेषताएं आपको याद रखनी है। पहला जनता का शासन, दूसरा जनता द्वारा निर्मित शासन, तीसरा लोकतंत्र शासन एक साधन है साध्य नहीं, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, लोकतंत्र विकासशील शासन। ठीक है, अब इनमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में वो कैसे पूछ लिए जाते हैं? जनता का शासन, लोकतंत्र जनता का शासन है, लोकतंत्र की इस विशेषता पर टिप्पणी करें। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लोकतंत्र शासन एक साधन है साध्य नहीं, लोकतंत्र की इस विशेषता पर विवेचना कीजिए। इस प्रकार के बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखें, आप उसको विजिट करें जाकर। ठीक है, अब विषय वस्तु में पहला लोकतंत्र का अर्थ, ये हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर रखा है। दूसरा लोकतंत्र की विशेषता, जिसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा है डिटेल में। तीसरा जो है वो है लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, जिसका अध्ययन हम ये वाली वीडियो जो चल रही है इसमें करेंगे, है ना। आज की इस वीडियो में अपन लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जो इस अध्याय का है वो है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। ध्यान दीजिए, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण और दूसरा लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, इन दोनों टॉपिकों में से ही इस साल 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों टॉपिक ही, इनमें से प्रश्न पूछा जाने की संभावना है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे? लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। तो लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, पहले इस हेडिंग जो है उसको समझिए। लोकतंत्र का अर्थ अपन जानते ही हैं, आलोचनात्मक, आलोचना है ना, मूल शब्द क्या है? आलोचना। आलोचना को मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रिटिसिज्म, है ना, क्रिटिसाइज कहते हैं। तो आलोचना यानी किसी की अवहेलना करना, किसी को गलत बताना, ठीक है ना, किसी। और परीक्षण मतलब क्या होता है? एग्जामिन। तो यहां पर अपन क्रिटिकल एग्जामिन ऑफ डेमोक्रेसी, ये हम देखने वाले हैं। क्रिटिकल एग्जामिन ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। यानी हम यहां मोटी मोटी तौर पर समझिए, एक विचार है, ठीक है। क्या विचार है? कि आम जो होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, आम पीला होता है, ठीक है। अब आप इस बात को दो तरीकों से देख सकते हैं। यहां पर इस बात को, ये जो उदाहरण मैंने लिया, आम पीला होता है, इसके दो दृष्टिकोण हो सकते हैं सोचने के। पहला, नहीं पीला नहीं होता, लाल होता है, ऑरेंज होता है। पहला दृष्टिकोण तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है, हाँ ये जो आम जो होता है वो पीला ही होता है, ये हमने देखा है, ठीक है। अब ये परीक्षण करने के लिए, ये एग्जाम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आम की डिटेल लेनी पड़ेगी, आम का ज्ञान लेना पड़ेगा कि आम है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो आम है क्या? आम क्या है? एक फल है, ठीक है। आम कैसे रंग का होता है? आम कैसे रंग का होता है इसका ज्ञान हमें जानना चाहिए कि आम कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आम के विषय में जितने हमारे पास ज्ञान है वो हम इकट्ठा करें, फिर हम लास्ट में जाकर उसके देखें कि क्या उसका जो हमने, हमारे पास जो तथ्य आया था प्रारंभ में, तथ्य क्या आया था कि आम कैसा है? पीला है, ठीक है। तो इस तथ्य का परीक्षण हम कैसे करेंगे? हमारे पास जो उपलब्ध ज्ञान है, हमारे पास क्या क्या ज्ञान है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके आधार पर ही हम जो आम कैसा है, पीला है, हरा है, नीला है, उसका हम क्या कर पाएंगे? परीक्षण कर पाएंगे। उसका क्या कर पाएंगे? उसका बता पाएंगे कि आम कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से
लोकतंत्र आलोचनात्मक परीक्षण, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करा। बहुत सारे विद्वानों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने इसका क्या करा, आलोचनात्मक परीक्षण करा। तो उसके आधार पर बहुत सारे जनों ने का अलग अलग मत था, तो बहुत कंफ्यूजन था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो विद्वान थे उन्होंने क्या किया, और जो इस पुस्तक के जो रचयिता है उन्होंने हमारे ऊपर सब कुछ क्या कर दिया, ढोल दिया। यानी हमारे ऊपर बात को रख दिया कि आप करो इसकी, कि लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है। मतलब मोटे मोटे तौर पर लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण हम दो तरीकों से करेंगे। कितने तरीकों से करेंगे? दो तरीकों से करेंगे। पहला होगा लोकतंत्र के गुण, पहला होगा लोकतंत्र के गुण, कि लोकतंत्र के कौन कौन से गुण है ना। और दूसरा हम देखेंगे लोकतंत्र के दोष। पहला लोकतंत्र के गुण पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष। और जब हम लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के दोष दोनों को पढ़ लेंगे, तब हम आलोचना करने के पात्र हो जाएंगे। हम आलोचना करने के पात्र हो जाएंगे। हम बता पाएंगे कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था है, ये एक खराब शासन व्यवस्था है। हमें लोकतंत्र के गुण और दोष पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें लोकतंत्र के गुण और दोष पढ़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जेम्स रसेल लोवेल जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जेम्स रसेल लोवेल जो थे, उनके संदर्भ में, ये बहुत बड़े विद्वान थे, इनके संदर्भ में जो लोकतंत्र था वो एक बहुत ही अच्छा, जो लोकतंत्र की जो पूरी प्रक्रिया है, लोकतंत्र की जो पूरी व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी सकारात्मक थी। यानी लोकतंत्र के विषय में जो जेम्स रसेल लोवेल जो थे, उनके जो विचार थे वो सकारात्मक थे, यानी अच्छे थे। यानी वो जो लोकतंत्र की व्यवस्था थी उसको अच्छा बताते थे। कौन बताते थे? जेम्स रसेल लोवेल लोकतंत्र की व्यवस्था को अच्छा बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े विद्वान एडमंड बर्ग, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, एडमंड बर्ग जैसे जो बड़े बड़े विद्वान थे, वो लोकतंत्र को नकारात्मक बताते थे, यानी लोकतंत्र में कमी बताते थे, लोकतंत्र को बुरी व्यवस्था बताते थे। तो ये जो दोनों बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, दोनों ही बड़े विद्वान थे, है ना, दोनों ही बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। एक बता रहा है अच्छा, दूसरा बता रहा है बुरा, तो दोनों में से किसकी बात माने, है ना। फंस गए अपन। तो अपन लोवेल की बात मानते हैं तो अपन को बर्ग, जो बड़े विद्वान थे, जो एडमंड बर्ग हैं, उनको नीचा दिखाना पड़ेगा, और अपन नीचा दिखा नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि ये भी एक बड़े विद्वान हैं, और यदि हम बर्ग की तरफ जाते हैं तो हमें लोवेल को नीचा दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि बात ऐसे नहीं बनेगी। हमें लोकतंत्र को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किसमें? लोकतंत्र के गुण में, यानी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड दूसरा लोकतंत्र के दोष, यानी डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन दोनों को हमें विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर हमें इनको बांटना पड़ेगा, और फिर इनका अध्ययन करके जो स्वयं व्यक्ति है जो लोकतंत्र के विषय में पढ़ रहा है, वो खुद ये निर्धारित कर सके कि कौन सही है और कौन गलत है। इस चीज का हमें परीक्षण हम खुद करेंगे। किसके आधार पर? लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के दोष के ज्ञान के आधार पर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के गुणों का अवलोकन करेंगे, लोकतंत्र के गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपन लोकतंत्र के गुण से, कि लोकतंत्र के वे कौन कौन से गुण हैं जिनके आधार पर हम लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं। तो यहां पर रुककर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान देना, इनमें से आपसे कोई से भी दो गुण पूछ सकते हैं। कहां पर? एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई आपसे पूछ ले जाएगी लोकतंत्र के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए लोकतंत्र के सभी जो गुण हैं उनको एक बार अपन लिख लेते हैं, उनको एक बार जान लेते हैं, उसके बाद अपन एक एक गुण को अच्छी तरीके से डिटेल से समझेंगे। क्लियर है? तो लोकतंत्र के कुल अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 12 प्रकार के गुण दे रखे हैं। कितने प्रकार के गुण दे रखे हैं? कुल 12 प्रकार के गुण दे रखे हैं लोकतंत्र के। तो उनमें से जो पहला गुण है वो है सार्वजनिक हित में वृद्धि, है ना। सार्वजनिक हित में वृद्धि मतलब सार्वजनिक से अर्थ है जो लोग हैं उनके
जितनी भी इच्छाएं उनमें वृद्धि होती है, ठीक है, पहला गुण। दूसरा जो गुण है वो है कार्यकुशल शासन, है ना। कार्यकुशल शासन मतलब इसकी जो कार्य प्रणाली है वो कैसी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तीसरा है सार्वजनिक शिक्षा का साधन, ठीक है। चौथा है नैतिक शिक्षा का साधन। पांचवा है देशभक्ति की शिक्षा का साधन, ठीक है। देखते जाइए इनमें से जो आपको आपको सिर्फ 5 याद करने हैं, है ना। 5 ऐसे जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके माइंड में अच्छे तरीके से याद हो, उसको याद कर लें आप। 5 गुण याद करने हैं आपको लोकतंत्र के, है ना। और 5 ही क्या करने हैं, लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र के जो दोष हैं वो 5 याद करने हैं, 5 याद करके रखने हैं, ठीक है। तो पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि, कार्यकुशल शासन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, नैतिक शिक्षा का साधन, देशभक्ति की शिक्षा का साधन। सिक्स्थ है क्रांति से सुरक्षा। नेक्स्ट है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। नेक्स्ट है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। एक एक बिंदु को अपन आगामी जो वीडियोस आएंगी, वीडियोस लेक्चर आएंगे, उसमें अपन एक एक बिंदु पर स्पष्ट तौर पर चर्चा करने वाले हैं। नाइन्थ है कला साहित्य संस्कृति व विज्ञान में सहायक। 10th है संविधानवाद में आस्था। अपन जानेंगे कि संविधानवाद किसे कहते हैं, संविधानवाद क्या है, उसको भी जानेंगे। 11th है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। और 12th एंड लास्ट है विश्व शांति का समर्थक, ठीक है। तो लोकतंत्र के ये कुल 12 गुण हैं जिनको अपन को अध्ययन करना है और जिनको अपन को याद करना है, ठीक है। ये 12 गुण हैं जिनका अपन को अध्ययन करना है। इसमें से अपन सबसे पहला जो गुण है सार्वजनिक हित में वृद्धि, इसको अपन अभी समझते हैं कि ये कहता क्या है, सार्वजनिक हित में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। लोकतंत्र के गुण में सबसे पहला जो अपना गुण है वो है सार्वजनिक हित में वृद्धि। यानी सार्वजनिक हित में वृद्धि से क्या मतलब है, इसको अपन देखेंगे। तो लिखा है प्रजातांत्रिक शासन का संचालन, क्या लिख रखा है एक बार ढंग से देखेंगे। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रजातांत्रिक शासन यानी लोकतंत्र का जो शासन है, लोकतंत्र की जो सरकार है, उसका संचालन मतलब चलाया जाना, है ना। मतलब ये जो शासन व्यवस्था है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। जनता के प्रतिनिधि कौन होता है, इस बात को यहाँ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी जो पॉलिटिक है, राजनीति है, जो हमारा राजनीतिक भाग का प्रथम अध्याय है, इसके बाद जो अध्याय 6 केंद्र सरकार राज्य सरकार आएंगे, उसमें आपको ये वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जनता के प्रतिनिधि। तो अभी इसका मतलब समझ लें, जनता के प्रतिनिधि मतलब जनता के रिप्रेजेंटेटिव, यानी जनता खुद ना कार्य कर, है ना। जनता कौन, आप और मैं, ठीक है। अपन खुद ना कार्य कर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो अपने लिए काम करता है, ठीक है ना। उसको अपन क्या कहते हैं, जनता का प्रतिनिधि, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। क्लियर है। तो अपना प्रतिनिधि कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। देखिए मूल, जैसे आप अभी हैं तो आपके पेरेंट्स में अभी थोड़े दिनों पहले ही क्या चले थे, पार्षद के क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे, है ना। तो पार्षद के इलेक्शन में पार्षद जो होता है अपन ने उसको प्रत्यक्ष रूप से चुना था। जिससे पहले मैंने जो वीडियोस बताई थी कि जो लोकतंत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मैंने उसको बहुत अच्छी गहराई से समझाया था। तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि प्रत्यक्ष तौर पर अपन ने क्या, डायरेक्ट रूप से अपन ने पार्षद को चुना था, तो वो अपना क्या हो गया, प्रतिनिधि हो गया। अपने हिसाब से अपनी जो इच्छाएं हैं, जैसे अपनी क्या इच्छाएं हो सकती है, अपनी इच्छाएं जैसे अपने घर है, अपना घर है, उसके सामने नाली फूट गई जिससे बहुत कचरा हो रहा है, तो अपन किसको बोलेंगे, बताओ किसको बोलेंगे, अपन पार्षद को बोलेंगे, क्योंकि अपन ने उसको चुना है ना। और यदि वो पार्षद अपने लिए काम करता है, जैसे अपन ने बोला सर नाली खुदवा दो, तो वो नाली खुदवाएगा, ठीक है। इसके पैसे कौन देगा, उससे बड़ा अधिकारी देगा। तो इस प्रकार से होता है।
तो यहाँ पर लिख रखा है प्रजातांत्रिक शासन का संचालन, जो प्रजातांत्रिक शासन है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। यानी छोटी से छोटी इकाई का देखें, अपने स्तर पर देखें तो अपन देखेंगे पार्षद, अपन ने डायरेक्ट चुना पार्षद को, तो जो भी अपना काम होगा है ना वो अपन किसके द्वारा पूरा करवाएंगे, पार्षद द्वारा करवाएंगे। जैसे रजिस्ट्री का कार्य हो गया, नाले पानी का कार्य हो गया, स्वच्छता का कार्य हो गया, बिजली का कार्य हो गया, है ना, बिजली की घर के बाहर बिजली चली गई तो पूरी, जैसे अब छोटे छोटे चीजों के लिए तो जैसे घर में बिजली चली गई, इसके लिए अपन पार्षद को कॉल नहीं करेंगे, इसके लिए तो अपन जो विद्युत निगम है उसको कॉल करेंगे। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि पूरे मोहल्ले की बिजली चली जाती है ना, तो इस संदर्भ में और ऐसा लगातार 1 महीने तक हो रहा है, तो अपन इसकी कंप्लेन किसके साथ करेंगे, पार्षद के साथ करेंगे, है ना, पार्षद को इसकी कंप्लेन करेंगे, फिर वो इसका कार्य करेगा। इस प्रकार से जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, सड़क बनवाना, ये सब का कार्य कौन करता है, पार्षद करता है। इसी प्रकार से यदि अपन बड़ी इकाई में जाए तो प्रधानमंत्री कार्य करता है, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, उसके लिए अपन अलग काम करेंगे। लेकिन अभी अपन को क्या समझना है कि प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वह सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं। अब यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर लिख रखा है वह सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर, सार्वजनिक हित में यानी जनता की जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करने के वायदे के आधार पर, है ना, जो जनता की इच्छाएं हैं उनमें उनको पूरी करने के वायदे के आधार पर क्या करते हैं, चुनाव जीतते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, और उन्हें भविष्य में यानी फ्यूचर में पुनः चुनाव लड़ना होता है। हमने देखा है कि जो अपने प्रतिनिधि हैं जिनको अपन चुनते हैं, वो उनका जो कार्यकाल होता है, उनका जो समय होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 साल का, है ना। फिर उसके बाद उनको वापस से क्या करना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है, और वापस से जनता है उसको अपना एक नया प्रतिनिधि चुनना पड़ता है। यदि जो पूर्व यानी पहले जनता ने जो प्रतिनिधि चुना वो यदि उनके लिए अच्छी तरीके से काम कर रहा है, हर एक जो जनता की इच्छा है उसको पूरा कर रहा है, तो क्या होगा, जनता 5 साल बाद भी उसी को ही चुनेगी। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर क्या होता है कि जनता की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करेंगे, तब अपन क्या कर सकते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो बड़े पद वाले होते हैं, उनको अपन वापिस से वोट दे सकते हैं, ठीक है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। अतः ये जनप्रतिनिधि यानी जो जनता है उसके द्वारा जो चुने गए लोग हैं, जिन्हें हम प्रतिनिधि कहते हैं जनता के, वो लोग सार्वजनिक यानी पूरी जनता की इच्छा यानी हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर यदि अपन समझना चाहें कि सार्वजनिक हित में वृद्धि मतलब क्या होता है, कि सार्वजनिक हित में वृद्धि का मतलब होता है कि जो शासन प्रणाली है, जो लोकतंत्र की शासन प्रणाली है, उसका जो संचालन वो जो चलाई जाती है, जो लोकतंत्र की शासन प्रणाली है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है, जिसको मैंने एक उदाहरण से समझाया, पार्षद के उदाहरण से, ठीक है। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो सार्वजनिक हित में वृद्धि के टॉपिक को, ठीक है। तो ये हुआ अपना सार्वजनिक हित में वृद्धि का टॉपिक। आगे बढ़ेंगे, दूसरा जो है वो है कार्यकुशल शासन। जो लोकतंत्र का जो दूसरा गुण है वो है कार्यकुशल शासन। तो कार्यकुशल शासन को हम पढ़ेंगे तो इसमें देखते हैं कि लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण हैं। क्यों माना जाता है, इसके बहुत सारे अनेक कारण हैं। जैसे एक उदाहरण लें, जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती हैं। इस जो शासन है, लोकतंत्र जो शासन है, इसमें जो नीतियां हैं, जो नियम है, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जनमत के आधार पर। जन मतलब लोग, मत यानी उनके वोट के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे एक नीति लेते हैं अपन, एक नीति है कि सभी को, जनता है, जनता का एक नीति बना रही है। वो क्या नीति है, नीति है कि जितनी भी नालियां हैं, है ना, जितनी भी जो जैसे जो खाली जगह है उन पर कोई भी कचरा नहीं फेंकेगा, है ना,
कोई भी वो जो खाली स्थान है वहां पर वो उसको कोई भी गंदा नहीं करेगा। तो इस बात पर वोट पड़े, मत पड़े। तो जितने ज्यादा लोग इस बात से सहमत होंगे तो उसके आधार पर, जैसे पांच पांच ने दिया हाँ ये सही बात है, अपन जो खाली स्थान है, जो खाली प्लेस है, उसको अपन क्या करेंगे, साफ ही रखेंगे। और 10 वोट आए, है ना, या फिर 2 वोट आए कि नहीं ये सही नहीं है, तो कौन जीतेगा, कौन से वाले, कि जिसके जनता ने जिसको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से चुना है, जिस नीति को अच्छी तरीके से चुना है, उसका चुनाव हम करेंगे और उसको एक नियम बना देंगे, उसको एक रूल बना देंगे। तो जो नीतियों का निर्माण होता है वो किसके आधार पर होता है, जनमत के आधार पर होता है, यानी जनता के वोट पड़ते हैं उसके आधार पर होता है। ऐसे ही यानी बहुत सारी नीतियां बना दी और उसको थोप दिया गया, जैसे पुराने जमाने में होते थे, जैसे अपने इतिहास में पढ़ा बहुत सारे, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना और बहुत सारे जो राजा शासक थे वो अपनी नीतियां थोप देते थे, उसमें जनता से नहीं पूछा जाता था कि भाई आपके लिए ये सही है कि नहीं है। जैसे बेगारी कराना, ये कितनी गलत नीति थी, है ना, काम करा लो और उसके पैसे ना दो, ये कितनी गलत नीति थी। तो इस पर कोई भी जो जनता थी, कोई भी किसी का भी मत नहीं होगा, है ना, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं बेगारी करूं। तो इस प्रकार से जो लोकतंत्र है इसमें अपन को जनता को स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस दिया जाता है कि भाई ये नीतियां हैं और इन नीतियों में से आप जो चाहो उस पर आप अपने मत अनुसार अपना मत दो कि भाई ये नीति सही है, ये नीति गलत है, तो उसके आधार पर ही आपका जो रूल रेगुलेशन है वो बनाया जाएगा। क्लियर है। अगली लाइन है, लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ये इस लाइन को रट लीजिए आप, ये दूसरी बार रिपीट हो रही है और पता नहीं आगे कितनी बार रिपीट होगी। इस लाइन को आप रट लीजिए। लाइन क्या है, लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। कि किसके उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है लोकतंत्र, ठीक है। अतः यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है कि हर नीति में अपन जनमत के अनुसार ही कार्य करते हैं, तो इसमें जो कार्यकुशलता है वो सही बनी रहती है, ठीक है। तो अपन ने आज लोकतंत्र के 2 गुणों पर चर्चा करी और विषय वस्तु को जाना और बहुत सी बातों को अपन ने समझा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। आने वाले वीडियोस में अपन जो 12 गुण हैं उनको अपन परिचर्चा में लाएंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। सब्सक्राइब करके लाइक भी करें, ठीक है। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।